मूवी की शुरुआत में हम बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े जो कि चांद पर थे उनको जमीन की तरफ आता हुआ देखते हैं, जो अगर जमीन से टकरा गए तो पूरी इंसानियत ही तबाह हो जाएगी। इसीलिए पूरी दुनिया की कोशिश ये शुरू हो जाती है कि जमीन को किसी तरीके से इस तबाही से बचाया जा सके, जिसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, जिसके मुताबिक चांद पर एक काफी बड़ी बेस बनाई जाती है। इंसानों का प्लान ये था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हथियारों का इस्तेमाल करके और इस बड़ी चट्टान को वो तबाह कर देंगे, जिसके टुकड़े टूट टूट कर जमीन की तरफ आ रहे हैं। और अपने इस मिशन के लिए वो लोग चांद पर रहेंगे ताकि ये तबाही होने से जमीन को बचाया जा सके। और फिर काफी सालों की मेहनत के बाद इंसान न्यूक्लियर रॉकेट बना लेते हैं जो चांद पर जाएंगे, जिसके बाद दिखाया जाता है कि हर कोई पूरी दुनिया में अपनी इस जीत को मना रहा होता है। जिसके बाद हम कहानी के मेन कैरेक्टर डुगू को देखते हैं, जिसकी इस सब में तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपने कैप्टन में थी। वो उसे पसंद करता था। वो जैसे ही डुगू के सामने आती है वो एकदम चुपचाप खड़ा होकर उसे देखने लगता है। अब उसकी सुस्ती की वजह से वो कैप्टन उसे डांट देती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद डुगू भी अपने कमरे में चला जाता है और नए नए तरीके सोचने लगता है कि आखिर मैं कैप्टन को कैसे हासिल करूं। लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था कि चट्टान के कुछ टुकड़े उन्हीं की बेस की तरफ बढ़ रहे हैं और उन लोगों के पास यहाँ बेस से निकलने का टाइम भी 30 मिनट से कम ही था। लेकिन जैसे ही कैप्टन को इस बात का पता चलता है तो वो सबको इस जगह को छोड़ने का कहती है, जिसके बाद सभी लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं सिवाय डुगू के, क्योंकि वो तो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। जिसके बाद सभी वर्कर बेस को छोड़कर रॉकेट्स की तरफ जाने लगते हैं, जिनमें बैठकर वो चांद से दूर जाने वाले थे। उधर फिर डुगू जब स्क्रीन पर वार्निंग देखता है तो समझ जाता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। सारी सूरत हाल को समझते ही डुगू भी वहां से बाहर भागना शुरू कर देता है ताकि वो भी अपने साथियों तक पहुंच सके। लेकिन वो देखता है कि सारे रॉकेट्स तो पहले ही उड़ चुके हैं सिवाय एक रॉकेट के, जिसकी पायलट उनकी वो कैप्टन ही थी। तब डुगू काफी तेज गाड़ी को चलाकर उस रॉकेट की तरफ जाने लगता है, जहाँ वो काफी बड़ी चोटी पर से होता हुआ हवा में उड़ने लगता है, लेकिन वो उसे पार नहीं कर पाता और एक जगह से टकरा जाता है। अब चट्टानों के टुकड़े क्योंकि काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए कैप्टन भी अपना रॉकेट उड़ाने पर मजबूर हो जाती है। अब और फिर डुगू जब रॉकेट वाली जगह पर आता तो उसे पता चलता है कि सब लोग उसे छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। जैसे ही वो सारे रॉकेट यहाँ से जाते हैं तो चट्टानों के बहुत सारे टुकड़े चांद से आकर टकराते हैं, जिससे सब कुछ तबाह होने लगता है। ये देखकर डुगू फौरन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन तभी एक चट्टान का टुकड़ा उसके सामने आकर गिरता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन किसी तरह वो इस धमाके से बचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर उसे एक काफी बड़ा गड्ढा नजर आता है, जिसमें छुपने के लिए वो उसकी तरफ भागता है। मगर फिर तभी एक और धमाका हो जाता है, जिससे वो हवा में उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। मगर इस दौरान वो इस बात से अनजान था कि चांद पर चट्टान का एक काफी बड़ा टुकड़ा है जो कि तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। फिर जब डुगू को होश आती है तो वो फौरन उठकर खड़ा हो जाता है और जमीन की तरफ देखकर अपने लोगों पर गुस्सा करना शुरू कर देता है कि तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया और खुद चले गए। लेकिन फिर बहुत जल्द उसे ये खबर हो जाती है कि एक काफी बड़ा चट्टान का टुकड़ा जमीन से टकराने वाला है। फिर कुछ देर के बाद जब वो टुकड़ा जमीन से टकराता है तो काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे हमारी फिर पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे इंसानियत का खात्मा हो गया हो। जिसके बाद जमीन एक जलता हुआ गोला ही लग रही थी। ये देखकर डुगू जो कि चांद पर अकेला रह गया था एकदम मायूस और नाउम्मीद हो जाता है। इसीलिए उसके पास वापस बेस में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। बेस में जाने के बाद वो हर तरफ राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं से भी उसे कोई जवाब नहीं आता, जिससे उसे ये एहसास हो जाता है कि वो बस अकेला ही इस दुनिया में रह गया है। जिसे सोचकर उसका दुख और भी बढ़ जाता है और उसके साथ वो अपने मरने वाले साथियों को भी याद करने लग जाता है। अब यहाँ उसके पास इतना खाना था कि कम से कम उसकी मौत तक के लिए उसके लिए काफी था। जिसके बाद वो दोबारा से अपने ख्यालों की दुनिया में चला जाता है और फिर सीधा जाता है कैप्टन के कमरे में, जहाँ उसे थोड़ा बहुत हौसला मिलता है। उसके बाद वो शेव करके अपने ख्याली दोस्त यानी कैप्टन के साथ खाना खाना शुरू कर देता है। लेकिन इस दौरान उसे इस बात का पता नहीं होता कि जमीन पर कुछ लोग तबाही से बचने में कामयाब हो गए थे, यानी कि वो जिंदा बच गए थे, जो स्क्रीन पर डुगू की ये उल्टी सीधी हरकतें देखकर परेशान हो रहे थे, जिनमें प्रेसिडेंट भी शामिल था। जिस पर प्रेसिडेंट कैप्टन को कहता है कि तुम डुगू की खबर हर जगह फैला दो ताकि वो लोग जो जिंदा हैं और जिन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनके अंदर एक उम्मीद पैदा हो जाए। लेकिन कैप्टन को ये आइडिया पसंद नहीं आता, क्योंकि डुगू यहाँ जमीन से काफी दूर चांद पर था और लोगों को मिसाल देने के लिए कोई ऐसा इंसान पेश करना चाहिए जो कि खुद भी मुश्किल हालात से गुजरा हो। मगर डुगू तो वहाँ पर काफी खुश था और एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था और खाने पीने के लिए भी उसके पास सब कुछ था। फिर एक सुबह जब डुगू खाना लेने के लिए जाता है तो उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसे यहाँ किसी के होने का एहसास हो जाता है। सबूत के तौर पर उसे खाने का एक पैकेट भी मिलता है जो कि उसने तो नहीं खोला था। फिर वो आराम आराम से उस खाने वाले कमरे की तरफ जाने लगता है, जहाँ उसे किसी का साया नजर आता है जो कि लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई लड़की हो, जिसे देखकर डुगू काफी खुश हो जाता है और प्यार प्यार से उसे आवाज लगाते हुए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है तो पता चलता है कि वो एक लड़की नहीं है बल्कि एक कैंगरो है, जिसका साइज नॉर्मल कैंगरो से काफी बड़ा था। कैंगरो को देखकर ये लग रहा था कि वो डुगू को देखकर यहाँ पर खुश नहीं था। ये देखकर डुगू एक लोहे का डंडा उठाता है और कैंगरो को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि कैंगरो तो उससे जरा भी नहीं डर रहा था। फिर कैंगरो डुगू से डंडा छीनकर उसको आसानी से तोड़ देता है।
उसके बाद कैंगरो डुगू को काफी मारता है और अपनी भड़ास निकालता है, मगर डुगू भी कहाँ रुकने वाला था। वो एक मजेदार सा प्लान बनाता है ताकि कैंगरो का गुस्सा ठंडा कर सके और उसका मूड अच्छा कर सके। वो अपना हुलिया एक फीमेल कैंगरो की तरह बनाकर उसके सामने आता है। ऐसा करके वो अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब कैंगरो को पता चलता है कि ये सब झूठ है और डुगू कर रहा है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वो उसे जोर से टांग मारता है जिससे डुगू काफी दूर जाके गिरता है। बार बार कैंगरो से हारने के बाद भी वो उससे लड़ाई जारी रखता है। फिर वो उसे हराने के लिए एक मशीन गन लेकर आता है और कैंगरो पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो गोलियां छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉल्स थी जो कैंगरो को लगते ही उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देती हैं। वो वहां से भागता तो है लेकिन काफी तबाही भी मचा चुका था। लेकिन सूरत हाल तब बदल जाती है जब कैंगरो दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो डुगू को ऐसे फंसाता है कि उसके पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं होता। ये देखकर डुगू कैंगरो को थप्पड़ मार देता है जिस पर कैंगरो जवाबी हमला करता है और एक बार फिर उसे जोर से टांग मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। जिस वजह से डुगू को काफी गुस्सा आ गया था। वो अपनी गन उठाकर कैंगरो पर हमला करने वाला होता है लेकिन इससे पहले ही कैंगरो उसे पकड़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद भी वो उसकी जान नहीं छोड़ता और काफी मारता रहता है, जिसकी वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं लेकिन दोनों को ही कोई ज्यादा चोटें नहीं आती। तभी डुगू एक चीज देखकर काफी हैरान रह जाता है कि जमीन पर जो सिग्नल्स उसने भेजे थे उसका जवाब आ रहा है, जिसे देखकर उसे उम्मीद मिल जाती है कि शायद जमीन पर अभी भी इंसान जिंदा हैं जो कि उस तबाही में बच गए थे। मगर वो इस बात से अनजान था कि ये सिग्नल जमीन से नहीं बल्कि कैंगरो की डिवाइस पर दुम लगने की वजह से आया है, क्योंकि उसे अभी कोई भी बचाने आने वाला कोई भी नहीं था। वो लोग उसके लिए अभी कोई स्पेसशिप भी नहीं भेज सकते थे। मगर इस सब से अनजान डुगू काफी खुश था और पूरा उम्मीद था और वो कैंगरो को भी ये दिखाता है कि बहुत जल्द हम अपनी जमीन पर वापस चले जाएंगे। लेकिन कैंगरो उसे एक बार फिर थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। अब डुगू को यहाँ चांद पर रहते रहते 200 दिन गुजर जाते हैं, जहाँ उसने अब कैंगरो के साथ प्यार से रहना भी सीख लिया था और साथ ही ये प्लान भी बना लिया था कि वो कैसे यहाँ से वापस जा सकता है। उसके बाद वो कैंगरो को साथ लेकर वहाँ से बाहर निकलता है और उसको बताता है कि यहाँ पर चांद पर एक स्पेसशिप और भी मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके हम यहाँ से निकलेंगे और हम अभी उसी के पास ही जा रहे हैं। फिर ये उस स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं और फिर डुगू उसे ठीक करने में लग जाता है और उस स्पेसशिप के सारे टूटे हुए हिस्सों को बदलना शुरू कर देता है। लेकिन उसे फिर एक बड़ी मुश्किल का पता चलता है। वो ये थी कि ये स्पेसशिप सिर्फ 20 पाउंड का वजन ही बर्दाश्त कर सकता था, इसीलिए स्पेसशिप को चलाने के लिए उन्हें एक अलग सिस्टम की जरूरत थी। तभी डुगू को याद आता है कि न्यूक्लियर सिस्टम अभी भी चांद पर मौजूद है जो कि इन्हें चाहिए था ताकि वो इसका सिस्टम और पेट्रोल हासिल कर सके। इसीलिए वो दोनों बाहर आकर दूसरी तरफ बनी हुई रिसर्च बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं जहाँ वो पूरा न्यूक्लियर सिस्टम मौजूद था। जमीन पर मौजूद लोग भी डुगू का न्यूक्लियर सिस्टम वाला प्लान भी देख पा रहे थे लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करे। तभी हमें पता चलता है कि डुगू की गाड़ी सिर्फ सूरज की रोशनी से ही चल सकती थी, मगर सूरज की रोशनी 14 दिन तक ही चांद पर रहती थी और ये वही दिन थे जब सूरज चांद पर मौजूद था और इसी वजह से उसकी गाड़ी चल पा रही थी। सूरज वहां पर सिर्फ इतने वक्त के लिए ही था कि उसकी गाड़ी सिर्फ 6 किलोमीटर ही चल सकी थी। अब चूंकि वो बिल्डिंग 8 किलोमीटर थी तो रास्ते में डुगू फंस भी सकता था और सर्दी की वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी। इसीलिए वो तेजी से उस तरफ जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सूरज के साथ रेस लगा रहा और इस सब के दौरान वो सिर्फ 4 घंटे ही सोता था। फिर कैंगरो उसे टाइम पर जगाने में उसकी मदद भी करता था, मगर इस मुश्किलात की वजह से वो अक्सर ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाया करता था। ऐसे ही एक दिन जब कैंगरो उसको ख्यालों की दुनिया से बाहर निकालता है तो वो चिल्लाता हुआ अपने ख्याल से बाहर आता है। देखता है कि हकीकत जो उसके सामने है वो तो ख्याल से भी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि वो एक खाई में गिरते पड़ते एक सतह पर आते हैं और आखिरकार कई दिनों का खतरनाक सफर तय करने के बाद वो उस रिसर्च बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, यानी जहाँ न्यूक्लियर हथियार और सिस्टम मौजूद था। वो दोनों उस बिल्डिंग के अंदर बहुत ध्यान से आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर जल्द ही डुगू को वो न्यूक्लियर बॉम्ब मिल जाता है जिसे वो नीचे उतार लेता है। लेकिन तभी यहाँ कैंगरू को एक शैतानी सूझती है। वो कंट्रोल बटन को जोर जोर से दबाने लगता है जिससे वो न्यूक्लियर बॉम्ब काफी तेजी से हिलने लग जाता है। इस बात से गुस्सा होकर डुगू उसे एक वैन के अंदर बंद कर देता है। फिर वो न्यूक्लियर सिस्टम और बॉम्ब लेकर वापस स्पेस की तरफ आ रहा होता है। वहाँ उसको इस बीच ये भी ख्याल नहीं होता कि उसकी वैन उसकी गाड़ी से अलग हो गई है, वो वैन जिसमें उसने कैंगरो को बंद किया था। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो आराम करने के लिए गाड़ी को रोकता है और अपने कैंगरो दोस्त को चेक करने के लिए बाहर आता है। फिर वो ये देखता है कि वो वाली वैन तो उसकी गाड़ी के साथ है ही नहीं, लेकिन वो चाहता तो है कि अपने दोस्त को मैं वापस ले आऊं, मगर सूरज डूबने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और उसे ये मुश्किल फैसला लेना ही पड़ता है कि वो उसे ढूंढे बगैर अकेला ही आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि वो मेरा दोस्त है और मैं उसे अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसीलिए वो अपनी गाड़ी घुमाता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और आखिरकार वो उस तक पहुंच जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो कैंगरो उसके गले लग जाता है और प्यार में उसे चाटने लग जाता है, जिसके बाद दोबारा से वो बेस की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं और कोशिश भी कर रहे थे कि उन्हें नींद ना आए। और साथ ही साथ सूरज भी डूब रहा था और सूरज के डूबने के साथ इनके जिंदा रहने के चांसेस भी खत्म हो रहे थे। फिर कैंगरो मायूस होकर डुगू की तरफ देखने लगता है। फिर डुगू अपना दिमाग लगाता है और सूरज की रोशनी जो महफूज की थी
उसे बचाने के लिए हीटर को बंद कर देता है, लेकिन उसका ये प्लान कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि रास्ते में ही उनकी गाड़ी रुक जाती है और मुसीबत उनके लिए बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि वो अभी भी अपनी बेस से काफ़ी दूर थे और सांस लेने के लिए उनके पास सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई थी। फिर मायूस होकर डुगू बाहर आ जाता है क्योंकि अब उसकी मौत भी करीब ही थी। लेकिन जब वो बाहर बैठा था तो कैंगरो को देखकर उसे एक ख्याल आता है। वो अपनी गाड़ी के दरवाजे तोड़कर औजारों का इस्तेमाल करता है और एक स्लाइड बनाता है जिसे अक्सर बर्फ में खींचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डुगू उसकी रस्सी कैंगरो के साथ बांधकर खुद स्लाइड के ऊपर चढ़ जाता है। फिर कैंगरो तेजी से भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर ये लोग भी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक काफी बड़ी खाई आ जाती है। तब डुगू कैंगरो को बगैर डरे छलांग लगाने का कहता है, जिस दौरान दोनों ही हवा में उड़ने लगते हैं और फिर डुगू अपने गैस टैंक को खोल देता है और फिर किसी हीरो की तरह वो हवा में और ऊपर उड़ने लगते हैं और आखिरकार वो उस खाई को पार कर लेते हैं, जिसके बाद वो न्यूक्लियर बॉम्ब और सिस्टम को स्पेसशिप तक लाने में कामयाब हो जाते हैं। वो इस वजह से काफ़ी खुश हो रहा था, लेकिन उसको इस बात का पता नहीं था कि एक और चट्टान का टुकड़ा उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। जब वो रॉकेट को चलाने का सोचता है तो देखता है कि ज़मीन पर से दोबारा सिग्नल्स आ रहे हैं, जिसे देखकर उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन जब कैंगरो को वो सिस्टम की तारों के साथ खेलता हुआ देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सिग्नल्स असली नहीं है बल्कि झूठे हैं और जो पहले वाले थे वो भी कैंगरो की दुम की वजह से ही पैदा हुए थे। जो देखकर वो काफ़ी दुखी और मायूस हो जाता है क्योंकि उसे अब यही लगने लग जाता है कि इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई भी जिंदा नहीं है। मैं अकेला ऐसा इंसान हूँ जो कि जिंदा हूँ। अब डुगू के चेहरे पर ये मायूसी ज़मीन पर मौजूद सब लोग भी देख लेते हैं और फैसला करते हैं कि वो डुगू को ये बताएंगे कि वो अब ज़मीन पर अकेला नहीं है। और वो ये फैसला करते हैं कि वो बताएंगे डुगू को कि वो अब अकेला नहीं है बल्कि ज़मीन पर हम लोग भी जिंदा मौजूद हैं। इसलिए सब लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर अपनी लाइट्स का रुख चांद की तरफ कर देते हैं। फिर जब डुगू ये नज़ारा देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि इंसान तो सचमुच जिंदा हैं, जिसे देखकर वो जज्बाती होकर रोना शुरू कर देता है। उसके बाद वो अपने सिस्टम को ठीक करता है, जिसके बाद वो ज़मीन पर अपने साथियों और दोस्तों को देख पा रहा था, जिसमें उसकी कैप्टन भी शामिल थी जिसको वो पसंद किया करता था। उसके बाद सब लोग मिलकर काम करने लग जाते हैं ताकि वो स्पेसशिप को दोबारा से बना सकें और डुगू को वापस ला सकें, जहाँ बहुत जल्द वो अपने इस प्लान में कामयाब हो भी जाते हैं और स्पेसशिप वो बना लेते हैं। उधर वो दोनों ज़मीन पर जाने के लिए तैयार थे और वो यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि चट्टान का एक और टुकड़ा ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है। फिर उसके बाद डुगू अपने रॉकेट की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। इसी दौरान डुगू अपने रॉकेट को उस स्पेसशिप के साथ जोड़ने में भी कामयाब हो जाता है जो कि ज़मीन वालों ने भेजा था। लेकिन जैसे ही वो उसे उड़ाने लगता है तो कैप्टन को एक बुरी खबर मिलती है कि एक दूसरा चट्टान का टुकड़ा ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो बड़ी चट्टान थी ये उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा था जो कि उससे अलग हो गया था और ज़मीन की तरफ आ रहा था। ये जानकर लोगों को एहसास होता है कि इस बार अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो डुगू ही है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है। लेकिन इसका मतलब डुगू की मौत भी थी, क्योंकि ज़मीन वालों को बचाने के लिए उसे खुद की कुर्बानी देनी पड़नी थी। फिर इस मिशन के बारे में जब कैप्टन डुगू को बताती है तो डुगू फौरन से मान जाता है, ये जानते हुए भी कि मुझे खुद को कुर्बान करना है। डुगू फिर एक छोटी स्पेसशिप में कैंगरो को बिठाकर उसको गुड बाय करता है, जिसके बाद वो बटन दबाता है और कैंगरो को ज़मीन की तरफ भेज देता है। उसके बाद डुगू ने दुनिया को बचाना था, इसीलिए वो उस चट्टान की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जो कि इस सारी मुसीबत की जड़ थी। मगर तभी वो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों के दरमियान में फंस जाता है और कैसे भी करके उनके बीच से गुजरना शुरू कर देता है और वो बच कर आगे बढ़ रहा होता है। मगर तभी चट्टान का एक टुकड़ा उसके शिप से आके टकरा जाता है, जिससे वो बेकाबू हो जाता है। उसके बाद डुगू एक दरवाज़ा तोड़ देता है, जिससे शिप थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाता है। जब वो शिप को चेक करने जाता है तो पता चलता है कि इंजन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो अब डुगू ये फैसला करता है कि मैं ऐसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब को उस चट्टान तक लेकर जाऊंगा। अब चूंकि उसने दुनिया को बचाना था, इसलिए वो अपनी जान की परवाह किए बगैर वो वहां से बाहर आता है। वो उस बॉम्ब को धकेलता हुआ उस बड़ी चट्टान की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और फिर आखिरकार वो उस चट्टान तक पहुंच ही जाता है। अपने आखिरी वक्त में भी वो कैप्टन के बारे में ही सोच रहा था और आखिरकार वो उस चट्टान तक पहुंच ही जाता है, जिसके फौरन ही बाद वहां पर डुगू समेत एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो चट्टान पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाती है, जिससे जाहिर है कि डुगू की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़मीन के सारे लोग घरों से बाहर आकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं, डुगू के हौसले की तारीफ करते हैं और उसको सलाम पेश करते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।